हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज अपन बात करने वाले हैं यूनिट और डायमेंशन वाले टॉपिक की। और आज हम बात करने वाले हैं जो आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के पेपर में यूनिट और डायमेंशन यानी कि मात्रक और विमाओं को लेकर के जो सवाल दिए हैं उनके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। दूसरी बात, ये सवाल आपको बहुत आसान लग सकते हैं, लेकिन ये सवाल मेरे तो है नहीं। ये तो वो सवाल हैं जो एग्जाम में अब से पहले आ चुके हैं। तो आप फटाफट आ जाइए और जरा देखिए कि वहां किस तरीके के सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कहता है बल का विमेय सूत्र क्या होगा। डायमेंशन ऑफ फोर्स पूछ रहा है, फोर्स की डायमेंशन पूछ रहा है। आरपीएससी के एग्जाम में ये भी आ चुका है। कितना आसान है बताओ, आपको लग रहा होगा। सब जानते हैं बल की विमा क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है। m1l1t-2, m1l1t-2 यानी कि इसका आंसर सी होगा। और सुनो, अगर आपको किसी की बीमा ना आए तो आप बल और कार्य को याद किया करो, उसकी बीमा आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि बल और कार्य का रिलेशन कहीं ना कहीं हर किसी एक फिजिकल क्वांटिटी से होता ही होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। और बल और कार्य की तो हमें देखो आनी चाहिए। तो बल यानी कि फोर्स की डायमेंशन होती है m1l1t-2, और कार्य की जो डायमेंशन है वो है m1l2 और t-2। ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात कि सर आज तो बता दो बल की बीमा कैसे देखें हम। तो F इक्वल टू क्या होता है भाई, एम ए, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण। तो द्रव्यमान की जो बीमा है वो m1 और त्वरण की बीमा होती है l1 और t-2। अच्छा, ये कैसे होती है? या तो आप मात्रक आपको याद होता है तो वहां देख लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हो। देखो आप, F इक्वल टू एम ए। चलो द्रव्यमान का पता है, ए का पता नहीं है। ए बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन तो क्या होगी, l1 t-1। त्वरण की डायमेंशन, त्वरण की डायमेंशन होगी l1 और t-2। तो बल की जो डायमेंशन होगी ये द्रव्यमान m1, त्वरण की l1 t-2, तो l1 और t-2, यानी कि आंसर हमारा ये आ गया। बहुत सरल, बहुत आसान। दूसरी बात, बल और कार्य की बीमा तो आपको अंगुलियों पर याद होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत फायदा मिलेगा। चलो आगे बढ़ो, इधर आओ। ये कहता है इसकी बीमा बताओ, क्या दे रहा है ये, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट और पावर -1/2। कब पूछा ये आरपीएससी ने 2018 के पेपर में पूछा। हाँ यार, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं, ये बहुत आसान है। ये बहुत आसान कैसे हुआ? सर हमें तो म्यू नोट की भी नहीं आती, हमें तो एप्सिलॉन नोट की भी नहीं आती। ठीक है, अगर वो खाली म्यू नोट की पूछता तो शायद मुश्किल था, वो हमें एप्सिलॉन नोट की पूछता तो शायद मुश्किल था। आज मुश्किल नहीं होगा। आज ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमें एक बात पता लगेगी कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, उनकी चाल यानी कि प्रकाश की चाल c इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नोट और इसका रूट ऐसा होता है। और भाई इसी को आप क्या बोल सकते हो, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट और -1/2। तो इसकी डायमेंशन चाल के बराबर यानी कि वेग के बराबर। और वेग की जो डायमेंशन होती है l1t-1 मीटर प्रति सेकंड, जो उसका मात्रक होता है, और वीमा l1t-1। तो l1t-1 l1t-1 इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ो, ये देखो, निम्नलिखित युग्म में से किस युग्म की बीमाएं समान नहीं है। 2015 में पूछा हुआ सवाल है। कौन सी युग्म की बीमाएं समान नहीं है? अच्छा और बता दूं मैं आपको, ये जो फर्स्ट ग्रेड में जो सवाल आते हैं सेकंड ग्रेड में सीधे सीधे आ जाते हैं। और आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो भी इन पे ध्यान दीजिए। आप नहीं, आपके कोई अगर जानकारी में तैयारी कर रहा, आपका छोटा भाई बड़ा भाई जो भी है, आप उन्हें बताइए ये सब। देखिए, निम्नलिखित युग्म में से किस युग्म की बीमाएं समान नहीं है, यानी कि वो कौन सा जोड़ा है, कौन सा पेयर है जिनकी डायमेंशन समान नहीं है। तो देखो, कार्य और ऊर्जा, सर इनके डायमेंशन बिल्कुल समान है। कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है, तो इनके दोनों की डायमेंशन सेम होगी। कार्य की
m1l2t-2 और ऊर्जा की भी यही होती है। फिर कहता है प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग। प्लांक नियतांक और एंगुलर मोमेंटम इनके डायमेंशन बिल्कुल सेम है और ये होती है m1l1 m1l2 t-1। ध्यान दें m1l2 t-1। हाँ, तो इनकी दोनों के डायमेंशन भी सेम होती है। ओके, चलो इसके आगे बात करें। सर थोड़ा तो कुछ बताओ तो सही, ऐसे हम कैसे देखें? तो देखो, बताने के लिए तो अगर मैं बात करूं प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग की बात करूं, आपको प्लांक नियतांक की वैल्यू तो पता है ना, 6.6 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। जूल ये कार्य है, इंटू सेकेंड, तो कार्य की विमा को सेकंड से अगर आप इंटू करोगे तो ये आएगा m1l2t-1। तो यही डायमेंशन h की है। और ये कोणीय संवेग जिसे J इक्वल टू mvr कहते हैं, आप सोल्व करके देख लो, इसके डायमेंशन भी सेम ही आएगी। फिर कहता है कोणीय वेग और आवृत्ति की विमा। कोणीय वेग जिसे आप ओमेगा कहते हो, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई और f, इसे कहते हैं आवृत्ति, इसे कहते हैं कोणीय वेग। और 2 पाई की कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो जो डायमेंशन ओमेगा की वही डायमेंशन f की। और मैं आपको बता दूं इनके डायमेंशन होगी t-1, 1/सेकंड। तो इनके डायमेंशन भी सेम है, इनकी विमाएं भी समान है। फिर आता है बल, आघूर्ण और आवेग यानी कि इम्पल्स। यह है टॉर्क और यह है इम्पल्स। वास्तव में ये सही आंसर होगा क्योंकि इसके डायमेंशन अलग, इसकी होती है m1l2t-2 यानी कि वर्क के इक्वल, और आवेग की होती है मोमेंटम के इक्वल, लीनियर मोमेंटम की इक्वल, और लीनियर मोमेंटम की होती है m1l1t-1। मैंने सबके डायमेंशन आपको यहां बता दी है। और ये बलागुण और आवेग की विमा समान नहीं होती, इसलिए हमारा आंसर डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहता है यदि बल को F बराबर AT प्लस BT² द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो A और B की विमाएं क्या होंगी? तो भैया ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है ये। कहता है F इक्वल टू AT प्लस BT² दे दिया है, ये 2015 वाले एग्जाम में आया हुआ है। F बराबर AT प्लस BT²। देखो हमें क्या ध्यान रखना है, एक सेंटेंस लिखवाते हैं तो उसे याद रखना, नोट लगा के ये सब लिखवाया जाता है। समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। दोबारा सुनना, जिनकी डायमेंशन सेम होती है उन्हीं को जोड़ सकते हैं, उन्हीं को घटा सकते हैं। जिनकी डायमेंशन अलग अलग है उन्हें जोड़ नहीं सकते, ना ही उनको घटा सकते हैं। हाँ, गुणा भाग हो सकता है। तो मतलब ये मैं ये कहना चाहता हूं, आप लेंथ में लेंथ को जोड़ सकते हो, लेंथ में टाइम नहीं जुड़ेगा कभी। ठीक है, कभी सुना आपने कि 2 मीटर में 2 सेकंड को जोड़ दो? कभी नहीं। लेंथ में लेंथ जुड़ेगा, टाइम में टाइम जुड़ेगा, मास में मास जुड़ेगा, ठीक, वर्क में वर्क जुड़ेगा, एनर्जी में एनर्जी जुड़ेगी। समझो, मतलब कभी वर्क में फोर्स नहीं जुड़ सकता भाई। तो सर इससे हमें क्या होगा? चलो ठीक है, ये बात आपकी मान भी ली। तो देखो सुनो, आज AT की डायमेंशन वही होगी जो BT² की है, और वो किसके इक्वल होगी? F के इक्वल होगी। तो बहुत सरल, बहुत ही आसान। आप कह सकते हो AT की डायमेंशन इक्वल टू फोर्स के डायमेंशन, तो A की डायमेंशन इक्वल टू F/T के डायमेंशन। फोर्स की बीमा m1l1t-2 और ये है T1। बोलो क्या आंसर आया? m1l1t-3। पहले आप A की देख लो, अगर मेल खा जाए तो वही टिक कर देना। m1l1t-3, हाँ भाई लग रहा है कि ये ठीक है। ओहो, ये तो गलत हो गया। देखो आप, A की डायमेंशन ही नहीं मिल रही। m1l1t-1 गलत, m1l0t-3 गलत, तो m1l1t-3 यानी आंसर फर्स्ट होगा। सर आपने B का तो पता ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो B का भी पता करके देख लेते हैं। अब देखिए, हम ये भी कह सकते हैं BT² इक्वल टू F, BT² इक्वल टू F, तो B इक्वल टू F/T²। F है m1l1t-2 और ये है T2, तो m1l1 और t-4, m1l1t-4 आ गया ना? तो सही आंसर है ये। बहुत सरल, बहुत आसान। आगे बढ़िए। ये देखो, ये कहता है दाब दूरी इस प्रकार निर्भर करता है
दाब दूरी पर इस प्रकार निर्भर कर रहा है, दाब यानी कि प्रेशर, और दूरी मतलब डिस्टेंस पर इस प्रकार निर्भर कर रहा है। अल्फा और बीटा कांस्टेंट है। सवाल आप आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ लो खुद, तो ज्यादा समझ में आएगा। और z यहाँ पे डिस्टेंस है, k यहाँ पे ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और थीटा यहाँ पे टेम्परेचर इनके ताप है। बीटा के डायमेंशन पूछा है और 2022 ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में ये पूछ चुका है। आगे भी हमें सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ तो सर हम कैसे ज्ञात करें, सवाल बहुत बढ़िया है। अच्छा फॉर्मूला क्या है देखो, P इक्वल टू एल्फा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा जेड अपॉन के थीटा। ये एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट होता है, देखो इसे ऐसे भी लिखते हैं, P इक्वल टू एल्फा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल यानी कि चरघातांक की नियतांक है ये, माइनस एल्फा जेड अपॉन के थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये जो इसकी घात होती है ना, इस घात की जो डायमेंशन होती है वो m0 l0 t0 होती है। एक तो ये हमें पता है। दूसरी बात, इसकी पूरे की डायमेंशन नहीं है, तो अल्फा और बीटा की डायमेंशन प्रेशर के इक्वल होती है। प्रेशर यानी कि दाब, दाब यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। तो इस प्रेशर की जो डायमेंशन होगी m1 l-1 और t-2 होती है। सर हमसे बीटा की पूछा है, बहुत बढ़िया सर, लेकिन अल्फा की तो हमारे पास है ही नहीं, तो अल्फा की अपन यहां से पता करेंगे। तो अब अल्फा की कैसे पता करेंगे, देखो आप, अल्फा जेड अपॉन के थीटा इक्वल टू m0 l0 t0, इसे आप 1 कह सकते हो, तो आप इसे 1 बोल दीजिए। तो अल्फा इक्वल टू आएगा के थीटा अपॉन जेड बोल दीजिए। अच्छा आपको पता नहीं है, मुझे पता है, के थीटा के टी ये एनर्जी की यूनिट होती है, एनर्जी की वैल्यू होती है क्या, के थीटा या के टी। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ते हो, केटीजी में एक मोल के लिए जो एनर्जी लेते हैं वो 3/2 RT, और एक पार्टिकल के लेते हैं 3/2 KT। ये के वही वोल्टेजमान कांस्टेंट है और टी यहाँ पे टेम्परेचर है। तो वास्तव में KT की जो डायमेंशन होगी वो एनर्जी के इक्वल ही होती है। तो फिर आप इसे तो एनर्जी कहिए m1 l2 t-2, और z डिस्टेंस है तो ये आएगा l1। तो अल्फा की डायमेंशन आ जाएगी m1 l1 और t-2 यानी कि फोर्स के इक्वल। अब ये आपके पास में डायमेंशन आ गई m1 l1 और t-2, और बीटा की आपसे पूछ रहा है, p की आपको दे रखा है। ठीक है सर बताइए दे तो फिर। तो देखो मैं ये कह सकता हूं बीटा इक्वल टू एल्फा अपॉन पी, और एल्फा की जो डायमेंशन है वो है m1 l1 t-2, प्रेशर की है m1 l-1 और t-2। सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा l2। कहा हो भाई साहब आप, केवल l2, m0 l2 t0, इसका आंसर सी होगा। ध्यान से सुनो, हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल चरघातांक की नियतांक की जो घात होती है उसकी कोई बीमा नहीं होती है। जिसकी बीमा नहीं होती वहां m0 l0 t0 लिखते हैं और बराबर करके 1 कर सकते हो। तो वहां से हमने अल्फा की वैल्यू पता की, अल्फा की डायमेंशन पता की, और प्रेशर का अपन को पता है ही, अल्फा की वहां से पता कर ली, और बीटा की अपन से पूछ रहा है। तो बीटा बराबर अल्फा अपॉन पी, यानी कि वही बल बटा दाब, और वास्तव में इसका आंसर जो आएगा वो एरिया की इक्वल आएगा, और एरिया की जो डायमेंशन होती है क्षेत्रफल की वो L2 होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ो। अब देखो ये बीमा वाले खत्म हुए, कुछ त्रुटि के स्टार्ट हो गए। त्रुटि में क्या है देखना आप, कोई भौतिक राशि P है और ABCD इस प्रकार से संबंधित है। सवाल एक बार आप खुद आराम से पढ़ लीजिए। बस मैं तो इतना जानता हूं कि हमारे को ये फॉर्मूला दे रखा है, मैं इतना जानता हूं कि A, B और CD में एरर दे रखा है, त्रुटि दे रखी है। वो कितनी है, 1%, 3%, 4% और 2% ऐसे दे रखा है। तो P में प्रतिशत त्रुटि बताओ, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। इस हमारा जो अभी क्लास अपन ने स्टार्ट की थी, तो हमारी पहली क्लास कुछ ऐसी थी जिसमें अपन ने त्रुटि और प्रतिशत परिवर्तन में कुछ बात की थी। तो आओ देखो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। सर आपको यहां सॉल्व कर लेना चाहिए। P इक्वल टू आता है A3 B² अपॉन C रूट और D। इसे आप क्या कह सकते हो, A³ B² C की पावर -1/2 और D की पावर -1। अब देखो P में प्रतिशत त्रुटि जो होगी
वो क्या होती है, प्लस माइनस हम आगे लगा देते हैं, हालांकि यहाँ तो प्लस माइनस है भी नहीं, पर रूल है प्लस माइनस आगे लगाने का प्रतिशत त्रुटि में। तो P में प्रतिशत त्रुटि प्लस माइनस क्या करना है, घात को आगे लेना है, उसकी प्रतिशत त्रुटि से गुणा करना है, पावर को आगे लेनी है, उसकी प्रतिशत त्रुटि से गुणा करना है, फिर प्लस प्लस ही लेना है, उस दिन यही बात हुई थी, एरर में त्रुटि में माइनस नहीं लेना है, फिर वही पावर आगे और सी में प्रतिशत त्रुटि, फिर वही पावर आगे और डी में प्रतिशत त्रुटि, कुछ ऐसा। आगे बढ़िए, प्लस माइनस ये 3, ए में त्रुटि कितनी दे रखी है 1%, प्लस फिर 2, बी में त्रुटि कितनी है 3%, देखिए फिर 1/2, सी में प्रतिशत त्रुटि है 4%, फिर प्लस 1 और डी में प्रतिशत त्रुटि है 2%। सर यकीन करिए प्लस माइनस 3 तो ये आ गया, 6 ये आ गया, 2 ये आ गया, 2 ये आ गया, मुझे ऐसा लगता है कि 9 और 4 प्लस माइनस वास्तव में 13%। बहुत सरल, बहुत ही आसान। मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं और ये सवाल आसान ही हैं। आइए सर आगे बढ़ते हैं, सवाल पढ़िए। यदि एक गोले के आयतन के मापन में त्रुटि 6% है, आयतन के मापन में त्रुटि है 6%, तो इसके क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि बताइए। बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो कोई आयतन और एरिया में संबंध बता दो, या आयतन से पहले त्रिज्या का निकाल लो और त्रिज्या निकालने के बाद फिर क्षेत्रफल का बता दो। सर हम समझे नहीं, चलो मैं समझाता हूं। आपको ये पता होना चाहिए V प्रोपोर्शनल टू तो r³ होता है और एरिया प्रोपोर्शनल टू r² होता है। तो यहां से आप r निकाल के यहां वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। मैं इन दोनों को अगर सोल्व करूं तो यकीन करिए एरिया प्रोपोर्शनल टू होगा आयतन की पावर 2/3 के। भाई इनसे अपन ऐसा सोल्व कर सकते हैं, r को गायब करें तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है सर मान लेते हैं। अब वही व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करो, a में प्रतिशत त्रुटि 2/3, पावर आगे आएगा और आयतन में प्रतिशत त्रुटि, ये 2/3 और आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 6%। तो आंसर आएगा भाई देख लीजिए आप, 3 से कैंसिल होगा 6 तो कितना आएगा 2, और ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा ये 4% आएगा। यही हमारा आंसर होगा। बहुत सरल, बहुत आसान। आगे बढ़िए, अगला है भाई साहब, वो ये कहता है, सवाल खुद पढ़ लीजिए। कहता है द्रव्यमान तथा वेग की मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% और 3% है, तो गतिज ऊर्जा में अधिकतम त्रुटि ज्ञात कीजिए। पता है क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मास में तो त्रुटि है 2%, ये कह रहा है वेलोसिटी में त्रुटि है 3%, तो काइनेटिक एनर्जी में प्रतिशत त्रुटि बतानी है। सर हम कैसे सोल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है 12mv², ये तो आता ही है, हमें आना भी चाहिए। अच्छा ये प्रोपोर्शनल टू m की पावर 1 और v का स्क्वायर आना ही चाहिए। तो k में प्रतिशत त्रुटि बराबर द्रव्यमान के लिए तो केवल m% ही रह जाएगा, क्योंकि पावर 1 आगे भी ले लोगे तो क्या ही हो जाएगा। फिर यहाँ ये वेलोसिटी है, पावर आगे आएगी और वेग में प्रतिशत त्रुटि। चलो आगे बढ़ो, द्रव्यमान में तो दे रखा है भाई 2%, फिर प्लस आयतन में दे रखा है 3%, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6%, और टोटल कितना हो गया ये 8%। तो इसका आंसर 8% आ जाना चाहिए। सोचो कितना सरल और कितना आसान। अब इस सवाल को देखिए, किसी पैमाने द्वारा मापी गई 2 डोरियों की लंबाई क्रमशः इतनी और इतनी है, इन डोरियों की लंबाई का अंतर और उनमें आई त्रुटि क्या होगी। मतलब ये सवाल भी त्रुटि को लेकर के है। 2 डोरियों की लंबाई दे दी और लंबाइयों का अंतर पूछ रहा है, तो सर ये तो आसान है, घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। तो आप 50 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर घटा दो, कितना आया 30 सेंटीमीटर, तो इनका अंतर कितना आएगा 30 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन भैया यहां भी 30, यहां भी 30, यहां भी 30, यहां भी 30, यहां दिक्कत तो त्रुटि की है, तो सर उसमें भी घटा दो, 0.5 में से 0.5 को घटा दो, कितना आएगा 0 आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं करना है। त्रुटियों को हमेशा जोड़ के बताया जाता है, ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो 0.5 प्लस 0.5 कितना होगा 1 होगा, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा सी आ जाएगा। दोबारा सुनो,
फॉर्मूला अगर हमें ऐसा दे दे x बराबर a प्लस बी और इसकी मेजरमेंट में एरर डेल्टा x है, डेल्टा a है और ये डेल्टा b है, तो x की मापन में त्रुटि बराबर a में त्रुटि प्लस b में त्रुटि और यहाँ क्या कुछ ऐसा प्लस आ जाएगा। पर काम की बात ये कि अगर यहाँ माइनस भी आता तो भी यहाँ पे प्लस ही होता, मतलब इसकी त्रुटि और इसकी त्रुटि को हमेशा ऐड ही किया जाएगा, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे यहाँ माइनस हो, यहाँ हमेशा 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 प्लस ही रहेगा। अच्छा ऐसा, बिल्कुल ऐसा। तो अब क्या करना है बताओ, अगर हमसे अंतर पूछता है तो 50 में से 20 को घटा देंगे तो वही 30 सेंटीमीटर, प्लस फिर क्या लगाना है अपन को, त्रुटि। अब त्रुटि के लिए क्या करना है सोचो, त्रुटि के लिए देखो आप a में से b को घटाया जा रहा है तो भी त्रुटियों को जोड़ा ही जा रहा है। ये वाली त्रुटि 0.5, ये वाली 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि इसका आंसर कितना देखो 0.5 0.5 जोड़ोगे तो 1 आएगा, तो 30 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर और हमारा आंसर ये होगा। और सुनो, इस सवाल में वो ये कह देता कि इन दोनों डोरियों का योग बताओ त्रुटि के साथ, तो अब हमारा आंसर क्या होता, तो योग पूछता तो योग में जोड़ दो यार, 50 में 20 जोड़ दो कितना आएगा 70। लेकिन त्रुटि की बात करें तो त्रुटि आज भी जुड़ेगी, तो आज भी त्रुटि 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1 सेंटीमीटर होगी। अगर इन दोनों डोरियों का योग पूछे तो हमारा आंसर ये, इनका अंतर पूछे तो हमारा आंसर ये। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं अब अगले टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ, पिछले सालों में पूछे गए बढ़िया बढ़िया सवालों के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।